तो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। ये मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, क्यू एंड ए, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मुझे कुछ कमेंट मिली है, तो हमको ऐसे लगा कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है। बहुत कमेंट मिला हमको कि आपको लगा कि बहुत कंफ्यूज्ड है आप लोग, तो थोड़ा बारीकी से समझिए हम कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री वन, ये जो 1 2 या 1 2, ये 1 का मतलब है 1 फॉर फर्स्ट ईयर, 2 फॉर सेकेंड ईयर। ध्यान से सुनिएगा, 1 फॉर फर्स्ट ईयर, 2 फॉर सेकेंड ईयर। बट कुछ क्वेश्चन जो कि कॉमन है वो खास करके 2 में आएगी। ये 2 वाले यानी सेकेंड ईयर वाले को कभी कभी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आंसर देखने पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग कर लिए हैं पहले क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 1। ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 1 जो कि 1 घंटा का वीडियो था, आपको आया था क्यू एंड ए बोल के, 1 ए बी एंड सी, ये कंप्लीट हो गया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 2, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 2 जो कि सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर के लिए है, वो है क्यू एंड ए 2 ए बी एंड सी। ये बनाने के बाद हमको महसूस हुआ कि बहुत क्वेश्चन आंसर हम स्किप करने पड़ रहा है हमको, तो फिर हम क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री 2 का ही अंडर में क्यू एंड ए 2 सेम 2 है, लेकिन यहाँ कैपिटल ए आ गया, कैपिटल ए बी सी, यानी 2 ए बी सी एंड 2 ए बी सी बोथ आर फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। কিছু সেকেন্ড ইয়ারে क्वेश्चन फर्स्ट ईयर আছে, সেটা তোমরা দেখে নেবে। अभी जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी 1। अब हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी 1, ये क्यू एंड ए 3 नंबर करके आएगी, ए बी एंड सी यानी बांग्ला, हिंदी एंड इंग्लिश, और पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसका 2 पार्ट आएगी। ये देखिए आज का लिखा हुआ है पार्ट 1, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2 बोल के। और सिमिलरली हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी फॉर सेकेंड ईयर 2, ये 4 नंबर क्यू एंड ए 4 नंबर सीरीज में आएगी। वह भी 2 पार्ट रहेगी, पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2। सिमिलरली क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 1 एंड पैरासाइटोलॉजी, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। यहाँ और एक 1 लिखना था, ये 1 मिसिंग है कहीं से, तो दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। ये 5 नंबर चैप्टर में आएगी, उसका भी दो वीडियो आएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सिमिलरली क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी 2 यानी फॉर सेकेंड ईयर, ये आपको 6 नंबर पार्ट में आएगी, यानी 6 नंबर वीडियो, 6 नंबर क्यू एंड ए 6 नंबर करके आएगी। ए बी एंड सी पार्ट ए 1 एंड 2, इसमें भी 2 पार्ट, यानी कुल यहाँ हम 3 वीडियो डाले हैं, और इसमें हम हर एक में 2-2 वीडियो डालने जा रहे हैं, यानी टोटल 8 वीडियो, यानी टोटल 11 वीडियो यहाँ पर आपको आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले जो है आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज है पार्ट 1, जो कि 1 सिंगल लाइन का आंसर है। तो स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी, ये आप HA भी लिख सकते हैं, HAE कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, लैंडस्टाइनर डिस्कवर्ड, लैंडस्टाइनर साइंटिस्ट लैंडस्टाइनर, डॉक्टर लैंडस्टाइनर ने क्या डिस्कवर किए थे? पहले 1901 में उन्होंने ABO ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर किए थे, और 1939 में RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर किए थे। वो फिर उनका कोई जोड़ीदार था साथ में, तो खैर आप ABO लिखने से ही चलेगा। नाउ एग्लूटिनेशन इन अदर वर्ड, एग्लूटिनेशन को हम दूसरा क्या सबसे इसको जाना जाता है? क्लैंपिंग, यानी ब्लड क्लैंपिंग, एक जगह एकजुट हो जाना। नाउ 4 नंबर WBC पिपेट मार्किंग इज, अगर ये इज नहीं होती तो हमको लिखने पड़ता है WBC मार्किंग 0.5, 1.0 एंड 11, ठीक है। लेकिन चूंकि इज है यानी एक आंसर मांगा है, तो ओनली यू कैन राइट 11।
Now purpura is a group of bleeding disorder, यानी ब्लीडिंग का बीमारी है पार्प्यूरा, जो कि जगह जगह में पेरीफेरी में जगह जगह में ब्लड वेसल्स फट के लाल रेडनेस एरिथीमा हो जाता है। Now the resistance of the body against pathogen is immunity, right? 7 prothrombin and fibrinogen are clotting factors. Now in A and B क्लैंपिंग, यानी अब ब्लड ग्रुपिंग जब कर रहे हैं तब A भी क्लैंपिंग किया, बी एंटीबॉडी का साथ भी क्लैंपिंग हुआ, तो ग्रुप हो जाएगा ए बी। फिर ब्लीडिंग टाइम मेथड्स, ये ब्लीडिंग टाइम मेथड्स में है, आप दे सकते हैं एक ही मेथड दे सकते हैं, ड्यूक्स मेथड या तो ड्यूक्स मेथड, और अगर चाहे तो आप साथ में ऐड कर सकते हैं आईवीज मेथड। नाउ यूनिवर्सल डोनर इज ग्रुप ओ। 11 नंबर लार्ज प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, यानी ये कोई चीज के बारे में आपसे पूछ रहा है जो कि एज वेल एज लार्ज प्रोटीन होती है और नहीं तो पॉलीसैकेराइड होती है। ये होता है ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, यानी इसका अगर बायोकेमिस्ट्री आप देखिएगा, यानी केमिस्ट्री इसका देखिएगा, तो ब्लड ग्रुप एंटीजेंस जो होती है वो प्रोटीन नहीं तो पॉलीसैकेराइड्स होती है, ज्यादातर पॉलीसैकेराइड्स होती है। नाउ टिश्यू टेकन फ्रॉम डेड बॉडी इज ऑटोप्सी, अगर टिश्यू टेकन फ्रॉम लिविंग बॉडी होता है तो बायोप्सी हो जाता है। नाउ ये देखिए 13, 14, 15 ये आंसर में हमको खास दिलचस्पी नहीं है, क्या कि नॉर्मल वैल्यू इज वेरी क्रिटिकल आंसर। तो नॉर्मल वैल्यू का क्वेश्चन हम ज्यादातर अगर हम अपने परीक्षा देते हैं तो नॉर्मल वैल्यू का क्वेश्चन ना हम पूछते हैं किसी से, ना हम उसका जवाब देते हैं। पीसीबी नॉर्मल वैल्यू, पीसीबी को हम दूसरा हेमाटोक्रीट भी बोलते हैं, कहीं कि आपको हेमाटोक्रीट से भी पूछ सकता है। यानी पीसीबी का नॉर्मल वैल्यू है फीमेल के लिए 37 to 47% एंड मेल के लिए है 40 to 54%, जो कि एसआई यूनिट्स में अगर लिखिएगा इसको एसआई यूनिट्स तो 0.37 to 0.47 एल बटा एल, यानी लीटर बटा लीटर। ये फिर वैल्यू कैसे आता है आपको जब हम लोग यूनिट्स का बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आपको हम समझा देंगे। फिर 40 to 54% मतलब है 0.4 to 5.54 लीटर पर लीटर। Now 40 number question, RBC normal value is 3.5 to 5.5 million per cubic millimeter or per microliter of blood। फीमेल के लिए ये वैल्यू है 4 से 5.5 इंटू 10 to the power पर लीटर, मेल के लिए 4.5 to 6.2 इंटू 10 to the power 12 पर लीटर। ये दोनों हो गया एसआई यूनिट्स, यानी आप एसआई यूनिट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सीमेन नॉर्मल वैल्यू। सीमेन इजैकुलेशन जो होती है इसका नॉर्मल अमाउंट जो है ये 1 to 5 ml, जबकि एवरेज माना जाता है 3.5 ml, 3.5 ml। नाउ नेक्स्ट दैट इज द पार्ट 2, दैट इज द एग्जामिनर आस्किंग यू। এক্সামিনার যে আছে সে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে ওটাকে ডিফাইন করতে বা ভেরি শর্ট অ্যান্সার দিতে। তো ভেরি শর্ট অ্যান্সার অ্যাবাউট ইউসোনোফিল। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर अबाउट यूसोनोफिल हम पूरा क्वेश्चन नहीं डाले हैं, मतलब अबाउट यूसोनोफिल अगर मांगता है तो क्या लिखा है देखिए, मेरा वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो से आपको नोट डाउन करना है तो वॉइस को जरूर ख्याल रखिएगा। इट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी मेरा जो बॉडी का रेजिस्टेंस सिस्टम है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल है
जिसका इसमें हम ज्यादातर इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं। साइज होती है 12 से 16 माइक्रोमीटर। लार्ज ल्यूकोसाइट्स विथ एसिडोफिलिक यानी एफिनिटी टू एसिड। ब्रिक रेड स्टेन यानी इसका जो स्टेन होता है ब्रिक रेड। एसिडोफिलिक लार्ज ग्रेन्यूल्स यानी बहुत बड़ा ग्रेन्यूल्स। 2 to 3 lobes are connected by a nuclear stem that is in spectacular arrangement यानी चश्मा जैसा। नॉर्मल काउंट है 1 to 5%। बेनिफिशियल मॉड्यूलेटरी यानी ये कुछ हमको नुकसान करता है, कुछ फायदेमंद है। तो बेनिफिशियल मॉड्यूलेटरी मतलब ये हमको क्या फायदा है, इन एरिथीमा टॉक्सिका में ये मेरा लिए फायदेमंद है। जबकि पैथोलॉजिकल चेंजेस कॉजेस इन लोफ्लर्स डिजीज एंड इडियोपैथिक हाइपर यूसोनोफिलिक सिंड्रोम। ये सब डिजीज का नाम तो आपको याद रखने होगा, कोई उपाय नहीं। नंबर 2, यूज ऑफ मेडिकल लैब यानी मेडिकल लैब का यूज क्या है। ए मेडिकल और क्लिनिकल लैब इज द आई ऑफ ए हॉस्पिटल। In acute care hospitals, 70% of the clinical decisions are based on lab testing यानी 70% क्लिनिकल डिसीजन आपका टेस्टिंग का ऊपर डिपेंड करती है। इन टूडेज कंटेक्स्ट आज का दिन में व्हेन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आर फेसिंग मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स यानी आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि डॉक्टर का नाम में केस हो जाती है, हॉस्पिटल का नाम में केस कर देता है पेशेंट पार्टी। तो ये मेडिकल लीगल पॉइंट को नजर रखते हुए जो ट्रीटमेंट का जो बेसिक मॉड्यूल है उसको थोड़ा चेंज हो गया। क्या हुआ, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट यानी आपका बुखार हुआ, आपको बुखार नहीं हुआ और हम लिखे बुखार हुआ तो इसका कोई एविडेंस नहीं होती है। यानी आपका टेम्परेचर नॉर्मल थे और हम लिख दिए कि आपका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये तो एविडेंस बेस्ड नहीं है। एविडेंस बेस्ड क्या है कि लेबोरेटरी ट्रीटमेंट, लेबोरेटरी टेस्टिंग जो हुआ, जो कि बाकायदा रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करने पड़ता है कि ये मेरा एविडेंस है। यानी इस टेस्ट का आधार पर हम मरीज को फलना दवाई दिए हैं, तो उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। सो the medical legal problems, evidence based treatment is totally depends on lab। यानी एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट है ये पूरी तरह लैब पर डिपेंडेंट है। देयर आर मल्टीपल स्पेशलिटी एरिया लाइक पैथोलॉजी का बहुत सारे एरिया है जो कि स्पेशलिटी, आजकल सब स्पेशलिटी डिवीजन हो गया। जबकि एनाटॉमिक पैथोलॉजी यानी जहाँ ऑटोप्सी बायोप्सी वगैरह होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एटसेट्रा। यानी इतना ही पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट 3 नंबर इज क्लॉटिंग टाइम। इट इज द टाइम टेकन फॉर ब्लड टू क्लॉट एन इंडिविजुअल। यानी कोई आदमी का खून जितना समय लेता है उसको जमने में, इसको बोलते हैं क्लॉटिंग टाइम ऑफ दैट पर्सन। सो क्लॉटिंग फैक्टर्स डिटरमिन द सीटी मतलब क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग फैक्टर डिटरमिन्स द क्लॉटिंग टाइम। यानी क्लॉटिंग फैक्टर ठीक तरीका से आपका पास सब मौजूद है आपका शरीर में, उसी पर डिपेंड करता है आपका ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या होगी। द मोस्ट कॉमन टेस्ट मेथड of determining clotting time is capillary tube method of Wright। यानी राइट नाम के साइंटिस्ट के जिन्होंने कैपिलरी ट्यूब मेथड बनाए थे, वो कैपिलरी ट्यूब मेथड इज द मोस्ट कॉमन मेथड। द अदर मेथड इज ली एंड व्हाइट्स मेथड। नॉर्मल वैल्यू इज 4 to 8 मिनट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हेमाटोलॉजी। मतलब हेमाटोलॉजी का बारे में आपको पास शॉर्ट आंसर डिमांड कर रहा है। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, लेकिन जैसे आपको हेमाटोलॉजिस्ट बोलते हैं ये लोग, लेकिन लैब में नहीं बैठते हैं, ये ओपीडी में बैठते हैं, यानी आउट पेशेंट डोर में जहाँ पेशेंट को इलाज होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ
द कॉज यानी डिजीज का क्या कारण है, प्रोग्नोसिस यानी उसका प्रोग्रेस कैसा हो रही है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड संबंधित जो भी बीमारी है उसका कॉज क्या है, उसका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसका इलाज क्या है और इसका प्रिवेंट कैसे किया जाता है। इस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट। इट इन्वॉल्व्स द डिजीज रिलेटेड टू एरिथ्रोपोइसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये सबसे पहले बढ़िया है। एरिथ्रोपोइसिस से भी ये खैर हेमोपोइसिस भी आप लिख सकते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स लाइक सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो कि ब्लड फॉर्मेशन में काम आती है, ब्लड वेसल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन यानी ब्लड कैसे कोआगुलेट कर रहा है। In a clinical lab, these are studied in the section hematology. क्लिनिकल लेबोरेटरी में भी जो इसका विषय में ब्लड का सेल का विषय में जब स्टडी होती है तो वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में होती है। ब्लड सेल एंटीजेंस यानी ब्लड सेल का ऊपर जो एंटीजेंस होती है और उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर डिटरमिनिंग इन ब्लड बैंक लेबोरेटरी। यहाँ पर लेबोरेटरी ऐड कर सकते हैं, ब्लड बैंक लैब। Okay. Now, question number 5, half moon RBC. Now, what is half moon RBC? In the inherited disease like sickle cell anemia, the red blood cells are shaped like half moon rather than the normal indented circles. यानी जो RBC का नॉर्मल फिगर है वो है इंडेंटेड सर्कल है। ये बदल के जब वो सिकल सेल हो जाती है, सिकल सेल आप लोग को बहुत बार बताए कि आरबीसी लुक्स लाइक दैट, यानी जिसको हसुआ बोलते हैं हम लोग। ये हाफ मून बॉडी, ये हाफ मून इसलिए बोलता है, हाफ मून को भी बता सकते हैं, नहीं तो सिकल सेल, नहीं तो हसुआ बा बांग्लाয় बोले कास्ते। These changes in shape can make the cell sticky, यानी अगर ऐसा सेल हो जाती है तो सेल स्टिकी हो जाता है यानी ग्लूई यानी चिपकाने वाला हो जाता है, एंड अनेबल टू फ्लो स्मूथली थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से ये चिपका जाता है इसलिए स्मूथ फ्लो नहीं होती है। दिस कॉज ए ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो, यानी ब्लड वेसल्स पर आपका ब्लॉकेज हो सकती है। Now about GTT. The GTT means the glucose tolerance test is performed to determine how an individual body responds to glucose. यानी आप सब जानते हैं कि ग्लूकोज पिला के जो बार बार ब्लड लेके किया जाता है उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। जबकि इसका मतलब क्या है कि कोई किसी का बॉडी ग्लूकोज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है, कि उस पर क्या उसका रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, इसी को नापते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के जरिए। द जीटीटी इज यूज्ड टू डायग्नोज टाइप 2 डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इसका दो अहम जो जांच का मकसद है वो है टाइप 2 डायबिटीज में और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज में। Now the point number 7 is, the seventh question is Early cell phenomenon यानी lupus erythematosus, lupus erythematosus, L for lupus, E for erythematosus. Nearly all patients with systemic lupus erythematosus, that is known as SLE, systemic lupus erythematosus, systemic lupus erythematosus मेटोसास प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडी, यानी ऑटो एंटीबॉडी आपको पढ़ा है कि ऑटो एंटीबॉडी कैसे बनती है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज वाज हार्ग्रेव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द एली सेल फेनोमेनन इन 1948, यानी हार्ग्रेव्स नाम के साइंटिस्ट 1948 में इसको पहली बार एविडेंस का जरिए इसको प्रोड्यूस किया कि एली सेल फेनोमेनन क्या है। एंड एली सेल इज ए न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। तब एली सेल क्या है?
कि एक कोई न्यूट्रोफिल या तो मैक्रोफेज सेल that has phagocytized, जो कि फैगोसाइटाइज हो रहा है यानी एनगाल्ट हो रहा है, यानी किसी का भूख का खाना बन रहा है। द डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल, डीनेचर्ड यानी न्यूक्लियर मटेरियल डीनेचर्ड हो गया, जिसको बोलते हैं एली बॉडी और एब्जॉर्ब्ड हेमाटोक्सिलिन बॉडी ऑफ अनदर सेल, यानी अनदर सेल का दूसरा कोई सेल का लिए वो खाना बन जाती है, इसको बोलते हैं एली सेल फेनोमेना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर में आपका नंबर 8 है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ये टिश्यू प्रोसेसिंग यानी हिस्टोपैथोलॉजी का एक टर्म है। जब डिहाइड्रेशन, डी मतलब माइनस, हाइड्रो मतलब पानी, यानी पानी टिश्यू से पानी निकलना है, तो क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एक्वस फिक्स टिश्यू, यानी जिस टिश्यू को हम फिक्स कर चुके हैं उससे पानी, एक्वस मतलब पानी निकलना है, रिमूवल। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, अब मेरा डिहाइड्रेशन करने के लिए जो एजेंट है वो कौन है, अल्कोहल नहीं तो एसीटोन। तो अल्कोहल नहीं तो एसीटोन का क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, यानी बढ़ते जाएगा, 70%, 80%, 90% ऐसे करके बढ़ाते हैं। हम डायरेक्ट 90% में इसलिए नहीं डालते हैं कि एक बैग हम पानी टिश्यू से हटा लेंगे तो फिर टिश्यू क्रंच कर जाएगी, इसीलिए धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ये सिंपल सा आंसर है। नंबर 9 है ड्राइंग, यानी स्लाइड को अब सुखाना है। ये हिस्टोपैथोलॉजी में भी है, नॉर्मल स्लाइड का भी है। तो स्लाइड कैसे सुखाया जाता है, स्लाइड्स आर प्लेस्ड इन ए स्लाइड ड्रायर, यानी स्लाइड सुखाने का एक मशीन होती है, नहीं तो ओवन होती है, और ओवन फॉर 15 to 20 मिनट्स टू ड्राई आउट बिफोर पैराफिनाइजेशन, यानी टिश्यू में जब हम अभी तो फिक्स कर लिए, फिक्स करने के बाद पानी हटा दिया, अब इसको पैराफिनाइज करना है, यानी मोम से इसको पैराफिन एम्बेड करना है। उसके पहले क्या, स्लाइड को हम सुखा लेते हैं, कैसे ना, एक ओवन में और नहीं तो स्लाइड ड्रायर में इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। स्लाइड्स कैन ऑल्सो बी ड्राइड ओवरनाइट एट RT, मतलब आपको पता है रूम टेम्परेचर। तो स्लाइड्स को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आज मेरा ड्यूटी खत्म होने वाली है तो हमको 15-20 मिनट में सुखाना नहीं है, तो स्लाइड ड्रायर हम ओवरनाइट ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो ओवरनाइट में वो सूख जाती है। द स्लाइड वार्मर इज इक्विप्ड विद डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल, यानी स्लाइड वार्मर, स्लाइड गर्म करने का जो मशीन है, तो उसमें अभी डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल आपको उपलब्ध हो गया मार्केट में। तो मेरा हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते जा रहे हैं, और मेरा जब आप ये वीडियो से नोट डाउन कीजिएगा तो मेरा जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसको गौर कीजिएगा, यानी आपको बार बार रिवाइंड आगे पीछे करके लिखने होगा। खैर, तो 10 नंबर है डोनर स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, डोनर स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट, ब्लड स्क्रीनिंग इज डिफरेंट, यानी एक डोनर जो कि ब्लड बैंक में आए हैं, या तो आप कहीं कैंप में गए हो तो उसका ब्लड लेना है, तो ये होगा, पहले डोनर को हम स्क्रीन करेंगे। अब उसका ब्लड जब ले लेंगे उसके बाद आके हम सारे टेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ब्लड स्क्रीनिंग। तब डोनर स्क्रीनिंग में क्या है, द पर्पस ऑफ डोनर स्क्रीनिंग एंड डिफरल प्रोसीजर्स। डिफर मतलब क्या है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सीधी तरह से घुमा देना, यानी आज आप कोई बैंक में गए तो कागज लेके इसको हमको देखना है, ठीक है आप कॉल आइए, ये हुआ डेफर करना, इसको बोलते हैं डेफर। तो ब्लड बैंक में हम लोग क्या डोनर को कैसे डेफर करते हैं, एक आदमी बहुत सदिच्छा लेकर आए हैं, बहुत अपना इच्छा से आए हैं खून देने के लिए, लेकिन उसको हम पूछे कि आप कोई रिसेंटली आपको बुखार हुआ था, हाँ हुआ था, कुछ दिन हमको तबीयत खराब था, तो इसको हम बोलते हैं ठीक है आपको 7 दिन 10 दिन के बाद आप आइए, उसके बाद लेंगे, इसको बोलते हैं डेफर। तो द पर्पस ऑफ डोनर स्क्रीनिंग एंड deferral procedures is to minimize the possibility of transmitting an infectious agent। infectious agent कौन है, खास करके ब्लड बैंक में ब्लड का जो स्क्रीनिंग होती है उसमें 5 तरह का जांच होती है, HIV का, हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस C का, सिफिलिस का एंड मलेरिया का।
तो ये सब है इन्फेक्शस डिजीज यानी इन्फेक्शस एजेंट, यानी वायरस या पैरासाइट या बैक्टीरिया एक शरीर से दूसरा शरीर में ना जाए। फॉर्म 1 यूनिट डोनेटेड ब्लड टू द रिसिपिएंट ऑफ दैट यूनिट एज वेल एज डोनर्स हेल्थ इंश्योरिंग। तो मतलब क्या हुआ कि डोनर को हम स्क्रीनिंग करते हैं, नहीं तो डेफर करा देते हैं, 5-7 दिन बाद लेते हैं। काहे लिए? टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग, यानी कम करने का कि वो सब इन्फेक्शस एजेंट अगर है तो उसको ट्रांसमिट होने के लिए कम करने जितना हो सके कम करते हैं। एज वेल एज द डोनर्स हेल्थ इंश्योरिंग, यानी डोनर को भी हेल्थ का विषय में हमको देखना है कि 5 दिन पहले बुखार हुआ था, आज वो आ गया खून देने, वैसे तो नहीं लेना है, तो उस केस में हमको डेफर करने पड़ता है। नाउ डोनर स्क्रीनिंग इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल डोनर्स, यानी डोनर स्क्रीनिंग में जो क्या है कि हम पहले सुटेबल डोनर खोजते हैं। सुटेबल डोनर क्या है ना, डोनर के लिए कुछ गाइडलाइन है, उसका उम्र 18 साल से ज्यादा होना है, 65 साल से कम होना है, उसका वजन जो है बॉडी वेट 45 किलो से ज्यादा होना है, यानी ये सब हुआ सुटेबल डोनर को हम खोजते हैं। यूज ऑफ क्वेश्चनरीज यानी प्रश्नमाला, यानी बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि आपका फलना फलना बीमारी है कि नहीं, फलना फलना बीमारी का आप ड्रग लिए कि नहीं, 15 दिन का अंदर, 1 महीने का अंदर, आप डायबिटीज है कि नहीं है, डायबिटीज को तो नहीं लेना है। तो यूज ऑफ क्वेश्चनरी, तो इसीलिए प्रश्न पूछने पर हमको बहुत सारे जानकारी मिल जाती है। फिर काउंसलिंग का मतलब हुआ, काउंसलिंग का अभी आप लोग सुनते होंगे, तो काउंसलिंग डोनर को हम लोग पहले हमको डोनर को लोकेट करना है कि वो प्रोफेशनल डोनर है कि विलिंग डोनर है, यानी अपनी इच्छा से दे रहे या प्रोफेशन खून बेचने आ गए। तो इसके लिए काउंसलिंग करते हैं, उसको 2-4 प्रश्न पूछने पर वो निकल आती है। और फिर काउंसलिंग का दूसरा है कि हम आपसे ब्लड लेने जा रहे हैं, हमको नियम है कि आपको सारे प्रोसीजर समझा देना कि आपको ब्लड लेंगे, आपको इसका थोड़ा बहुत ये दिक्कत आ सकती है, ये सब समझा देना, इसको बोलते हैं काउंसलिंग। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रॉपर मेडिकल, डॉक्टर साहब उसका बरखूबी चेस्ट ब्लड प्रेशर एग्जामिन करेंगे, ये हुआ मेडिकल। तो ये हुआ डोनर स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन। नाउ ब्लड ड्रॉइंग साइट्स, यानी हम ब्लड कहाँ से शरीर का कौन जगह से हम ब्लड लेते हैं। एक तो है एंटीक्यूबिटल एरिया। एंटीक्यूबिटल एरिया में 3 वेन होती है, जबकि मेरा फर्स्ट चॉइस है मीडियन क्यूबिटल वेन जो बीच वाला है। उसके बाद सेकेंड चॉइस जो है मेरा सेफालिक वेन है। थर्ड चॉइस इज बेसिलिक वेन। इसका छोड़ के हम हैंड और रिस्ट से हम लेते हैं, हैंड या रिस्ट से लेते हैं, फिंगर से भी लेते हैं, थंब से लेते हैं, नहीं तो मिडिल फिंगर से लेते हैं। फुट का जब बहुत छोटा बच्चा न्यूनेट्स जिसको बोलते हैं, उसका ज्यादातर हम लोग हील से लेते हैं, और उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका टो से लेते हैं। फिर ईयरलोब यानी कान से लेते हैं, और फिर फीमोरल वेन, जबकि कहीं नहीं मिलता है तो फीमोरल वेन पंक्चर करने पड़ती है। नेक्स्ट 12 नंबर है एंटी कोआगुलेंस फंक्शन। उसका पहले हम 13 नंबर कर लेते कि वेरियस एंटी कोआगुलेंस मेरे पास क्या क्या है जो हम लैब में यूज करते हैं। एक है इथिलीन डाइयामीन टेट्रा एसिडिक एसिड, ये पोटेशियम नहीं तो सोडियम का सॉल्ट होती है, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं ईडीटी। नेक्स्ट है डबल ऑक्सैलेट, जिसको बोलते हैं अमोनियम ऑक्सैलेट प्लस पोटेशियम ऑक्सैलेट। 3 नंबर है हेपारिन, जो कि मेरा बॉडी का भी एंटीकोआगुलेंट है। 4 नंबर है सोडियम साइट्रेट। 5 नंबर है सोडियम फ्लोराइड, जिसको खास करके प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड शुगर एग्जामिनेशन में ये यूज होती है ना। इसके बाद हम 12 नंबर में आ रहे हैं एंटीकोआगुलेंट फंक्शन। ये एंटीकोआगुलेंट का फंक्शन क्या है? इन विट्रो diagnostics, anticoagulants are commonly added to collection tubes either to maintain blood in the fluid state। काहे कि हम ब्लड को एंटीकोआगुलेंट हम इन विट्रो मतलब बाहर में, शरीर का बाहर में जब हम डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज करते हैं तो ट्यूब में एंटीकोआगुलेंट हम डालते हैं टू मेंटेन द ब्लड फ्लूइड स्टेट, यानी ब्लड को फ्लूइड रखने के लिए, तरल रखने के लिए, फॉर हेमाटोलॉजिकल टेस्टिंग और टू ऑब्टेन सुटेबल प्लाज्मा फॉर कोआगुलेशन एंड केमिकल एनालिसिस।
यानी प्लाज्मा से कुछ कुछ हमको कोआगुलेशन फैक्टर का टेस्ट करने पड़ता है और केमिकल एनालिसिस के लिए हम प्लाज्मा लेते हैं। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, अब एंटीकोगुलेंट ड्रग का जरिए भी हमको यूज होती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स एलिमिनेट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स, यानी मेरा शरीर में खुद का मतलब नेचुरल मैकेनिज्म है कि मेरा शरीर में हेपारिन रहती है कि ब्लड वहां अंदर में ना जम जाए, तो उसको कभी कभी बाहर से भी खिलाने पड़ता है, जबकि हम हेपारिन खिलाते हैं, बाजार में वारफेरिन नाम से बेचा जाता है, तो वो एंटीकोगुलेंट खिलाया जाता है। काहे लिए? टू एलिमिनेट, एकदम माइनस कर देना, और रिड्यूस, और नहीं तो घटा देना, द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड अंदर में कहीं क्लॉट ना हो जाए। इसलिए इसको कॉमनली बोलते हैं दे आर ऑफन कॉल्ड ब्लड थिनर, यानी ब्लड को पतला रखने का दवाई। ठीक है। नाउ द 14 नंबर, पोइकिलोसाइटोसिस। Poikilocytosis is the term refers increased number of abnormally shaped RBC, यानी सिस्ट का मतलब आपको पता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, किसका? पॉइकिलोसाइट्स का, जो कि एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसीज है। एबनॉर्मली शेप्ड आरबीसीज आर कॉल्ड पॉइकिलोसाइट्स। नॉर्मली ए पर्सन्स आरबीसी आर डिस्क शेप विथ ए फ्लैटेंड सेंटर ऑफ बोथ साइड्स। जैसे हम पहले बताए कि आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है वो पॉपिंस चॉकलेट जैसा है, और जो कि डिस्क शेप है और बीच में दबा हुआ है। पॉइकिलोसाइट्स में भी फ्लैटर देन द नॉर्मल, इससे भी पतला हो सकती है पॉइकिलोसाइट्स। इलोंगेटेड, लंबा हो सकती है। क्रिसेंट यानी जो हाफ मून, इसका पहले क्वेश्चन आपको था, हाफ मून हो सकती है। और टीयर ड्रॉप यानी मोटे मोटे आंसू जैसा। फिर नंबर 15, एम्बेडिंग। ये भी प्रोसेस है हिस्टोपैथोलॉजी का। क्या है? एम्बेड करना, यानी किसी को, इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द टिश्यूज और द स्पेसिमेंस आर एनक्लोज्ड इन ए मास ऑफ द एम्बेडिंग मीडियम यूजिंग ए मोल्ड, यानी एक ढांचे में, जैसे हम एल शेप मोल्ड यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? एम्बेडिंग मीडियम डाल देते हैं, उसमें टिश्यू को डाल के वो मोल्ड का साथ जमा देते हैं, उसको उसका अंदर पैराफिन डालते हैं, यानी मोम, वो जो कि ठंडा होने पर जम जाएगी। सिंस द टिश्यू ब्लॉक्स आर वेरी थिन, दे नीड ए सपोर्टिंग मीडियम इन व्हिच द टिश्यू ब्लॉक्स आर एम्बेडेड, यानी टिश्यू को हम यहाँ पर क्या करते हैं? एम्बेड करते हैं, यानी बिस्तर पे सुला देते हैं, चारों तरफ मोम डाल के, यानी पैराफिन डाल के, ताकि कि टिश्यू का जो ब्लॉक है वो वेरी थिन है। दिस सपोर्टिंग मीडियम इज कॉल्ड एम्बेडिंग मीडियम, दैट इज, और ये जो सपोर्टिंग मीडियम है, जो मोम है, जो पैराफिन है, लिक्विड पैराफिन, इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडिंग मीडियम, जो कि हम लोग कॉमनली एग्जांपल गिवन है पैराफिन यूज करते हैं, नहीं तो सेलोइडिन हम लोग यूज करते हैं। नाउ पार्ट 3, दैट इज द ब्रीफ आंसर। तो ब्रीफ आंसर्स का नेक्स्ट वीडियो में भी आएगी, यहाँ जगह है इसलिए हम 2 आंसर करा दिए। टाइप्स ऑफ वायरसेस, वायरस का भी तो चर्चा चला हुआ है। तो वायरसेस आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ विरियन, यानी उसका साइज का मुताबिक उसका क्लासिफिकेशन होती है। टाइप ऑफ होस्ट, यानी जिसका शरीर में, मानव शरीर में, एनिमल का शरीर में, बैक्टीरिया का शरीर में, जिसको भी हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, तो टाइप ऑफ होस्ट के ऊपर उसको डिवीजन होती है। मॉर्फोलॉजी के ऊपर, यानी उसका वो कैप्सिड है या इन्वेलप्ड है, यानी इन्वेलप्ड मतलब एक लिफाफा का अंदर है। जीनोम कंपोजिशन, यानी वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, यानी ये मोटे मोटे 4 हिस्से पर हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं, जबकि हम एक ही को मेन डिवीजन किए और उसमें सारे खूब को हम इकट्ठा कर दिए। तो पहले डीएनए वायरस, यानी डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड वायरस, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगी या तो सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड में या तो इन्वेलप्ड होगी या तो अनइन्वेलप्ड, यानी लिफाफा के बाहर। तो अनइन्वेलप्ड जो है उसका एग्जांपल क्या है? एडिनो वायरस, पूरा हम नहीं लिखे हैं, नहीं लिखने से भी चलेगा। एडिनो वायरसेस,
पैपिलोमा वायरस एंड पोलियोमा वायरस। और जबकि एनवेलप वायरस है उसमें हम हेप डीएनए वायरस, हार्पिस वायरस एंड पॉक्स वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड में है अनएनवेलप, जिसमें है पार्वोवायरसेस है, अनएनवेलप्ड होती है। अब आरएनए वायरस यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड था, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। ये पॉजिटिव सेंस, इसको पॉजिटिव आरएनए, नेगेटिव सेंस, इसको नेगेटिव सेंस बोला जाता है, लिखा जाता है ओनली पॉजिटिव नेगेटिव करके। पॉजिटिव सेंस आरएनए, नेगेटिव सेंस आरएनए, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस आरएनए एंड पॉजिटिव आरएनए वाया डीएनए, यानी डीएनए होते हुए पॉजिटिव आरएनए वो बनती है। पॉजिटिव आरएनए को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एनवेलप वायरस एंड अनएनवेलप वायरस। जो पॉजिटिव आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड है, उसमें सबसे पहले एग्जांपल है कोरोना वायरस और दूसरा है फ्लैवी वायरस। अनएनवेलप्ड जो वायरस है वो है कैलिसी वायरसेस एंड पिको आरएनए वायरसेस। यहाँ सिर्फ हम पिको आरएनए लिखे हैं। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस जो है वो एनवेलप्ड होती है, उसमें एरिना वायरसेस एंड फिलो वायरसेस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ सेंस आरएनए जो कि डबल कैप्सिड होती है, उसमें है रियो वायरसेस एंड पॉजिटिव आरएनए वाया डीएनए जो एनवेलप्ड होती है वो है रेट्रो वायरसेस। तो इसमें देखिए हम एनवेलप्ड, कैप्सिड और जीनोम ये सारे हम इंक्लूड करके एक कॉमन स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आपका 5 मार्क्स के लिए है, इतना भाग तो लिखना ही होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हेमोलाइटिक एनीमिया, अबाउट हेमोलाइटिक एनीमिया। तो हेमोलाइटिक एनीमिया यानी हेमोलिसिस से संबंधित एनीमिया। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनीमिया ड्यू टू हेमोलिसिस, यानी यह एनीमिया होती है जब हेमोलिसिस होने लगता है, द एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। यानी नॉर्मल कोर्स में जो आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 दिन बाद तो आरबीसी ऐसे ही टूट जाती है, लेकिन जब रैपिड ब्रेकडाउन होने लगता है एबनॉर्मली, उस समय जो एनीमिया डेवलप करता है उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। आइदर इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स के अंदर हो सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, और एल्सवेयर इन द ह्यूमन बॉडी, और ब्लड वेसल्स का बाहर हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस। दिस मोस्ट कॉमनली ऑकर विद इन द स्प्लीन, यानी एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस जो है ये कॉमनली स्प्लीन में होती है, बट ऑल्सो कैन ऑकर इन द आरई सिस्टम। आरई मतलब रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, यानी पूरा ब्लड वेसल्स, स्प्लीन, लिवर, लिपिडिक्स, ये सॉरी बोन मैरो, ये सबको इकट्ठा करके हम लोग बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम यानी आरई सिस्टम। और मैकेनिकली कब, जब प्रोस्थेटिक वाल्व डैमेज, यानी किसी आदमी का हार्ट में प्रोस्थेटिक वाल्व यानी सिंथेटिक वाल्व लगाया गया है, जो कि वो वाल्व डैमेज हो गया, तब वो हेमोलिसिस हो सकती है। हेमोलाइटिक एनीमिया अकाउंट्स 5% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एनीमिया, यानी जितने तरह का हमको एनीमिया है उसमें 5% करीब हेमोलाइटिक एनीमिया का केस देखने को मिलता है। द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया इज इधर एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंसिक, यानी इंट्रिंसिक कॉज मतलब है जो कि हेरिडिटरी कॉज है, और एक्सट्रिंसिक कॉजेस मतलब है जो कि हम जिंदगी जीने का समय जो एक्वायर किए हैं, जो हम एक्वायर किए हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कॉजेस, यानी बाहरी कारण। इंट्रिंसिक कॉजेस मतलब अंदर का कारण। अब इंट्रिंसिक कॉजेस के लिए इंट्रिंसिक कॉजेस क्या क्या हो सकती है? डिफेक्ट्स ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन्स प्रोडक्शन, यानी आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, आउटर कवर है, उसका प्रोडक्शन में डिफेक्ट है, जिसमें जबकि आरबीसी पॉपिंस का होती है उस समय आरबीसी स्फेरोसाइट्स हो जाती है, यानी पूरा गोल बॉल जैसी हो जाती है, नहीं तो इलिप्टोसाइट, नहीं तो बहुत इलोंगेटेड इलिप्टिकल शेप हो जाती है। इसके लिए हो सकती है। सेकेंड है डिफेक्ट्स इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, यानी हीमोग्लोबिन जो मेरा शरीर में सिंथेसिस हो रही है उसका कारण भी हमको हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है, जिसमें थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीजेस भी है।
और डिफेक्टिव आरबीसी मेटाबॉलिज्म, यानी आरबीसी का जो पूरा साइकिल है मेटाबॉलिज्म का। जबकि G6PD-H डेफिशिएंसी, ये कॉमन टेस्ट है, ये हेमाटोलॉजी के चैप्टर में है। G6PD-H डेफिशिएंसी जब कमी हो जाती है तब भी हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकती है। एक्सट्रिंसिक कॉजेस में क्या है कि इम्यून मेडिएटेड यानी ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे लूपस एरिथ्रोमेटोस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इस तरह का, नहीं तो RH का मिसमैच होना, ये सब बोलता है इम्यून मेडिएटेड। जबकि आप जानते हैं कि RH एंटीबॉडी इज ए इम्यून एंटीबॉडी, नॉट ए नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडी। सो ये इम्यून मेडिएटेड हो सकती है। हाइपरस्प्लीनिज्म यानी स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाने पर हो सकती है। मलेरिया होने पर, मलेरिया का तो आप लाइफ साइकिल पढ़े हैं कि मलेरिया क्या करती है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करा देता है। फिर लेट पॉइजनिंग यानी लेट के जरिए जो पॉइजनिंग होते हैं, और क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये सब कॉमन कॉजेस है। तो ये भी बहुत छोटा आंसर है, 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, इतना आप याद कीजिएगा। इसको आप जल्दी से प्रिपेयर कीजिए। पार्ट 2 जो कि सेम है, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड हिस्टोपैथोलॉजी, आपका 1 यानी फर्स्ट ईयर का पार्ट 2 में आएगी। उसमें जो जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम सारे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।